गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर चैनल रॉयल कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट 2024 का एग्ज़ाम 16 जून को प्रपोज्ड है और कॉमर्स से नेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये मैं इस चैनल के ज़रिए मॉक टेस्ट लेकर के आ रही हूँ। ये मॉक टेस्ट का पार्ट बी है जहाँ पर हम लोग आगे यानी कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस फिनांस इनका क्वेश्चंस आगे और हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इसका पार्ट ए पहले से आ चुका है, उसे आप पहले देख लें अगर नहीं देखे हो तो। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आप अपना टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 ये है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द वैल्यू ऑफ शेयर अंडर द यील्ड मेथड हाईली डिपेंडेड ऑन। यील्ड मेथड में शेयर का जो वैल्यूज़ है वो किस पर डिपेंड होता है। ऑप्शन ए जो है आपका है द डिविडेंड ऑन शेयर, ऑप्शन बी द टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज एंड ऑप्शन डी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट। कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठना है। आप लोग अपना टेस्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद ही आप मेरा आंसर को देखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप 4th ईयर डिग्री कोर्स वाले स्टूडेंट्स से लेकर के एमकॉम कर रहे या एमकॉम कर चुके सभी कैंडिडेट्स के लिए है। लेक्चरशिप बनने का एक सुनहरा मौका देता है, तो यहाँ पर अपना करियर आजमाना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो यील्ड मेथड है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, शेयर का वैल्यूज यील्ड मेथड में द टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। आते हैं हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में। The effective rate of return on investment is known as the yield. Under the yield method of share valuation, the value of share is calculated using the following formula. फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हिंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू 100। ओके, आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मिल रहा है पार्ट ए पार्ट बी में, दोनों में मैच करना है। तो 1 नंबर है एमेग्लमेशन, बी 2 नंबर है एब्जॉर्प्शन एंड 3 नंबर है टेक ओवर। यहाँ पर आपको इसका मीनिंग जानना होगा, इसको यहाँ से मिलान करना है। ठीक है, तो ए नंबर जो है, आइए हम लोग इसको ऑप्शंस में आ जाते हैं, ए बी सी डी। ठीक है ना। तो हम लोग इसको पहले मिलान कर लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग आते हैं कि एमेग्लमेशन में क्या होता है। एमेग्लमेशन में होता है कि 2 या 2 से अधिक कंपनी आपस में मिल जाती है। तो जैसा कि हम लोग इस बात को जानते हैं, ए नंबर जो है वो सी से मिलता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम टाइम पर होता क्या है कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देती हूँ ताकि जो है अच्छे से सारा एक जगह पर आ जाए। तो 1 नंबर जो आप देख पा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि एक कंपनी दूसरे कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है, मतलब दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती, मिल जाती है। ठीक है ना, इसको हम लोग एग्मेग्लमेशन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एक कंपनी उसमें अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती है। तो वहाँ पर 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए, और 3 का ऑप्शन जो बच रहा है टेक ओवर, यानी कि ज़्यादा से मेजोरिटी शेयर अगर कोई कंपनी खरीद लेती है, मोर देन 50%, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जिसके पास रहेगा वो उस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। तो 3 का हो जाएगा बी। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आते हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में।
तो ये है एक्सप्लेनेशन आपके सामने, सभी का वर्ड्स का मीनिंग, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एमेग्लमेशन क्या होता है, टेक ओवर क्या होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने, मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहना है कि कैलकुलेट नेट एसेट्स ऑफ ABC लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹2 lakhs। द कंपनी यूज द नेट एसेट्स मेथड फॉर कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन। द कंपनी पे 15,000 equity share of ₹10 each at a premium of 20% at the time of absorption. The remaining amount we be paid in cash will be। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट एसेट्स ऑफ ABC लिमिटेड, ठीक है ना। तो आते हम लोग, इसका नेट प्रॉफिट क्या होगा, तो ऑप्शन ए है 40,000, बी है 20,000, सी है 60,000 एंड डी जो है वो है आपका 80,000। हम लोग अपने आंसर्स में आएंगे, कैलकुलेशन करेंगे अभी, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपके साथ रहेगा तो आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, आप इसको सीख भी पाएंगे। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट एसेट्स मेथड इक्वल टू क्या होता है, टोटल एसेट्स वेयर टेकन ओवर लॉस टेक नोट लॉस लेस नेट लाइबिलिटीज लेस net liabilities take over amount of the paid in cash equal to difference between the value being paid into the shareholders and the value of the net assets which is the purchase consideration। देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 lakhs इसका नेट प्रॉफिट्स है, नेट एसेट्स है, और उसी के ही अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें माइनस करेंगे 12,000 का, और 12,000 इंटू 15,000 12 मंथ्स का लेंगे हम लोग, 15,000 इक्वल टू 20,000, ठीक है ना। परचेज कंसिडरेशन एज पर द नेट प्रॉफिट मेथड्स जो होता है वो क्या होता है, टोटल एसेट्स टेक ओवर लेस, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं नेट लाइबिलिटीज टेकन ओवर, यानी कि जितना भी एसेट्स है उसमें से हम लोग लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो परचेज कंसिडरेशंस देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जम्पशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। एग्जम्पशन जहाँ मैंने बताया था कि जहाँ भी अगर नोट की बात आती है तो हम लोग पहले उसको अंडरलाइन कर लेंगे, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का एग्जम्पशन नहीं है की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लें, ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल नॉट चेंज इरेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड। ऑप्शन बी आपका कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट विल रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्शन सी है वेरिएबल कॉस्ट विल फ्लैक्चुएट इन डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। एंड ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स में चेंज ओवर टाइम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या हमको ब्रेक इवन पॉइंट में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हम मिलता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट को प्रोडक्टिविटी से मतलब नहीं है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है डी इसका एग्जैक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये ऊपर का सभी जो है ABC जो है वो इसका एग्जाम्पशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आते हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। ब्रेक इवन पॉइंट का डिटेल्स क्लास जो है मैंने इस चैनल में ले लिया है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो इसका सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड। ब्रेक इवन पॉइंट्स का एग्जम्पशंस क्या कहता है, एग्जम्पशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट आर, क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पर मैंने सारा मेंशन करने का प्रयास किया है। ऑल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्शन यानी कि 3 है सेलिंग प्राइस एज पर रिमेन्स कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस भी आपका में बदलाव नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट per unit will remains constant and varies in direct
प्रपोर्शन टू दी वॉल्यूम, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नो चेंज इन प्रोडक्शन एंड सेल, एंड नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पशन, सारी मान्यताएं जो ब्रेक इवन पॉइंट्स की है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें हिंट्स हम लोग देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द नॉट इज ओनली फैक्टर्स द इन्फ्लुएंस द कॉस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर एसर्शन क्या कहना, ए और बी यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, इसको ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देखिए पहले हम लोग कोटेशंस को पढ़ लें। क्या कह रहा है, इफिशियंसी वेरिएंस टेल अस इफ द एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस इज मोर और लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, ठीक है ना। तो ये आपको ये हम समझ गए। इसका रीजंस हम लोग को देखना है कि ये रीजंस जो कह रहा है वो सही है या नहीं है, ये इसको फुलफिल कर रहा है नहीं। इस तरह क्वेश्चंस कई देखने को मिलते हैं। तो आर क्या कह रहा है, रीजंस क्या कह रहे हैं। रीजंस कहना है कि इफिशियंसी वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड आवर इक्विवेलेंट टू द वर्क प्रोड्यूस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एक्चुअल आवर वर्क। यहाँ पर आपने दोनों को पढ़ लिया है। इसके हिसाब से आपको ए, बी, सी और डी का आंसर देना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। ए एंड बी बोथ करेक्ट है एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्ड। ए, आर जो है पूरी तरह से ए को क्या कर रहा है, पूरी तरह से ए को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन। Efficiency variance is the difference between actual and budgeted quantity multiplied by standard price। ये इसका फॉर्मूला है। इट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला यहाँ पर इसका दिया हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर हिंट्स भी हम लोग देख लेंगे। इफिशियंसी वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पर ये फॉर्मूला आप देख लोगे, यानी कि इफिशियंसी वेरिएंस से रिलेटेड आपको अपनी क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, अपने टॉपिक्स को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। आप यहाँ पर जरूर बतलाएंगे कि आपको ये क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है, ठीक है। अपना कमेंट्स आप जरूर देंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पर ही मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगी आपके लिए। तो आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दी ऑयल रिफाइनरी वुड इम्प्लॉयड। ऑयल रिफाइनरीज में किस तरह से काम होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि ऑयल रिफाइनरीज जो है एक प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे कि तुरंत से आप उसका आंसर दे पाएंगे कि उसके प्रोसेस के बेस पर, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर इन अ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। जब प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस लेते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27। ए जो है ये कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर्स, बी कह रहा है कंट्रीब्यूशन मर्ज पर यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो आपके वो मार्जिन पर यूनिट्स पे, यानी कि सीमांत लगा ये यूनिट्स के ऊपर, इकाई के ऊपर डिपेंड करता है। सी जो है वेरिएंस कॉस्ट पर यूनिट्स एंड डी जो कह रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को भी साथ में देखते चले ताकि अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह से हो सके। आइए हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, इफ द प्रोडक्शन इज लिमिटेड बाय द सर्टेन फैक्टर्स, दिस फैक्टर्स इज नोन एज अ की फैक्टर्स और लिमिटेड फैक्टर्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिमेन्स द डिडक्टिंग, क्या ये जो घटता है क्या होता है क्राइटेशन, बट इट इज taken against the limiting factors, that is contribution per key factors or limiting factors become the decision criterion। यहाँ पर
क्या है, प्रोडक्ट मिक्स में हम लोगों को क्या चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, उस चीज़ की बात यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लेनेशन में। और हिंस है कि लिमिटिंग फैक्टर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, हिंस भी आपके सामने है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कैजन कॉस्टिंग इज इम्प्लीमेंटेड टू। कैजन कॉस्टिंग जो है वो किसको इम्प्लीमेंट करता है? ऑप्शन ए आपके सामने है, कंट्रोल कॉस्ट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन लॉसेस। ऑप्शन बी, कंट्रोल कॉस्ट ड्यू टू नॉर्मल लॉसेस। ऑप्शन सी, कंट्रोल लॉस incurred over unproductive activities, and option D, control cost due to ओवर प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर 28 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कंट्रोल करता है कॉस्ट इनकर्ड ओवर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को। तो इसका आप डिटेल्स पढ़ लेंगे और आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। तो देखेंगे कैजन कॉस्टिंग क्या करता है। कैजन कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट इनकर्ड ओवर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज विच डज नॉट एड एनी वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कैजन कॉस्टिंग के बारे में डिटेल्स में पढ़ लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, क्वेश्चन है क्या, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द केजन टेक्निक। एक फीचर्स जो है वो केजन टेक्निक्स का क्या है? तो यहाँ पर केजन टेक्निक्स को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। यहाँ आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। ऑप्शन है ए, इट सजेस्ट कॉस्ट। ऑप्शन बी, इट सजेस्ट प्राइस। इट्स कंसिडर एम्प्लॉय सजेशन। एंड डी बोल रहा है इट कंसिडर कस्टमर सजेशन। तो यहाँ पर केजन का एक फीचर से एक विशेषता है क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो ऐसा एक टेक्निक्स है जो एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को कंसिडर करता है। ठीक है ना, एम्प्लॉय जो यहाँ पर काम करते हैं। तो आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। केजन एम फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, सेफ्टी एंड वेस्ट रिडक्शन। ये जो है रिडक्शन, ये जो है सभी चीज़ों को प्रोडक्शन में कि इम्प्रूवमेंट हो सके, प्रोडक्टिविटी आप बढ़ सके, उसका इफ़िशियंसी बढ़ सके, सेफली प्रोडक्शंस हो और वेस्ट रिडक्शन जो है वो कम हो। तो इस तरह इस चीज़ के लिए वो एम्प्लॉयज़ के सजेशन पर ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 30। इस तरह से करते हुए हमारे पास कई क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा, तो हम लोग की तैयारी ज़्यादा बेटर हो सकती है। यहाँ पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्टेड। यहाँ पर दो दिया हुआ है आपके पास स्टेटमेंट, इसमें से क्या दोनों सही है या फिर कोई एक सही है? क्या कह रहा है? फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज मोर रिलीवेंट इन लॉन्ग टर्म फिनेंशियल प्लानिंग। एंड ऑप्शन जो आपका डी कह रहा है, डी स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अ कैश बेसिस। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन को देखते हैं ए बी सी डी। तो हम लोग जानते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो फंड के ऊपर बेस्ड होता है। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है जो फाइनली व्यूड है वो है हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि फिनेंशियल फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म फिनेंशियल प्लानिंग है जो फंड्स के बारे में बतलाता है। ये कैश के ऊपर डिपेंडेड नहीं होता है। ठीक है ना, ये बेस्ड नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा। आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। कॉन्सिक्यूटिवली, ऑप्शन बी कह रहा है ऑल वाउचर शुड बी डेटेड।
ऑप्शन सी कह रहा है ऑल वाउचर्स मस्ट बी रेवेन्यू स्टाम्प्स, एंड ऑप्शन डी कह रहा है कि वाउचर्स मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द पर्सन्स एथोराइज्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर वाउचर्स उसकी बात हो रही है जो एक हम लोग ट्रांजेक्शन्स में एक बिल के रूप में हमारे पास होता है, उसको हम लोग वाउचर्स कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नॉट करेक्ट वाउचर्स के रिगार्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग इसके ये में कौन सा करेक्ट नहीं है। ये यहाँ पर वाउचरिंग में ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन सी होगा कि यहाँ पर रेवेन्यू स्टाम्प्स की ज़रूरत नहीं होती है। वाउचरिंग में जब हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं कोई सी भी गुड्स का, तो वहाँ पर वाउचर्स बनते हैं, इसमें रेवेन्यू स्टाम्प्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इस हिसाब से आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, इस पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि एज पर द स्टाम्प एक्ट, ये स्टाम्प एक्ट बना कब था? 1899 में, ठीक है ना। वहाँ उस समय से ये एप्लीकेबल है। यहाँ के अकॉर्डिंग यानी कि स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग ओनली वाउचर एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट एट दैट इज ₹5000 आर रिक्वायर्ड बी एफ्लिक्स्ड विद द रेवेन्यू स्टाम्प्स। जो वाउचर्स 5000 से ज़्यादा का होगा उसी में रेवेन्यू स्टाम्प्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके नीचे का नहीं। तो यहाँ पर ये क्लियर अमाउंट नहीं कह रहा था, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो आप इसका राइट आंसर हो रहा है, यानी कि ये लागू नहीं होगा। ये जब कब होगा? जब 5000 से ज़्यादा का होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो कह रहा है कि द स्कोप ऑफ फिनेंशियल ऑडिट एक्सटेंड टू, ये क्या है? फिनेंशियल जो ऑडिट का स्कोप यानी कि क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ऑप्शन बी है नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है फिनेंशियल ऑडिट का काम क्या है? फिनेंशियल ऑडिट का काम है फिनेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को भी बिल्कुल हम लोग देखते हुए चले आगे बढ़ते हैं। फिनेंशियल ऑडिट क्या होता है? ये करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ये ऑडिट होता है, अंकेंशन है, ठीक है ना। इट इज़, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। फिनेंशियल ऑडिट इज एन इवेल्युएशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये फिनेंशियल से ही जुड़ा हुआ है, नॉन फिनेंशियल से नहीं होगा। इट इज़ डन टू मेक श्योर दैट दे आर डन इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नॉन फिनेंशियल से नहीं जुड़ा होता है, ये फिनेंशियली ही इसके साथ में आता है। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेंगे। हिंट भी क्या कह रहा है? फिनेंशियल ऑडिट इज एन इवेल्युएशन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का कहना है विच ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से बात कर रहा है, विच ऑप्शन इज गिवन व्हेन द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू obtain sufficient appropriate audit evidence। जब एविडेंस जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है बिकॉज द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ अ लिमिटेशन ऑफ द स्कोप इज मटेरियल एंड परवेसिव। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ होगा, ठीक है ना। तो ये क्वालिफाइड ऑप्शन होगा, अनक्वालिफाइड ऑप्शन होगा, एडवर्ड्स ऑप्शन होगा या डिस्क्लेमर ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर जो आंसर मैं बताते चले जाऊँ, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्क्लेमर ऑप्शन। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते हुए चले। तो एक्सप्लेनेशन, डिस्क्लेमर ऑप्शन और disclaimer on option is given by the auditor when he and she cannot present the option about the financial statement of a client, ठीक है। तो आप इसका ये देख लेंगे, this occurred when the auditors is not able to complete the work due to various reasons. One of the reasons is when a limited impose the auditors on
the scope which make the auditors unable to control sufficient and appropriate evidence. Okay, तो यहाँ आप इसको हिंट्स भी देख पा रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख पा रहे हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर कह रहा है कि वॉक थ्रू ऑडिट इज अ टाइप्स ऑफ, देखिए ऑडिट्स का टाइप है ये वॉक थ्रू ऑडिट, और ये किसका टाइप्स है, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, सिस्टम ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट। तो यहाँ पर ऑडिटिंग आप पढ़ेंगे तो यहाँ इसको क्लियर करोगे। यहाँ पर वर्क थ्रू ऑडिट्स जो है इट्स अ टाइप्स ऑफ, आते हैं हम लोग इसके ऑप्शन में, ऑप्शन बी एनर्जी ऑप्शन, ठीक है ना, एनर्जी ऑडिट, ठीक है। आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन 34 का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। क्या है एनर्जी ऑडिट्स, क्या होता है एनर्जी ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एनर्जी यूज द कंजम्पशन विद इन अ डिफाइन एनर्जी ऑडिट स्कोप विच इज डन टू आइडेंटिटी क्वांटिटी and report on the opportunities for improve energy performance, ठीक है। तो एनर्जी ऑडिट्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। वॉक थ्रू ऑडिट्स मीन्स एन इम्पेक्शन ऑफ द फैसिलिटीज टू आइडेंटिफाई इशू एंड एरिया दैट नीड री इवेल्युएशन, ठीक है। हिंट्स आपके सामने रखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। आप लोग अपनी तैयारी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस ले करके आ रही हूँ उससे आप डिटेल्स में देख लेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आसपास जो है जो बिल्कुल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मेटा स्टेबल, क्वेश्चन नंबर 35, मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम विल एक्योर व्हेन, मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर है, और ठीक है। अब मैं पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं बताती हूँ, आगे बढ़ती हूँ हम लोग सीधे। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन डी जो है, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको देख लेंगे वीडियोस को पॉज करके। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर ही बतला देती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आंसर मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नो कंट्रैक्टिंग फैक्टर्स आर एक्टिवेट व्हेन सप्लाई एंड गुड्स कर्व कोइंसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको डिटेल्स में पढ़ लेंगे क्या होता है ये मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में, देखेंगे यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है। इक्विलिब्रियम यानी कि जब वो हमारे फॉर्म में इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की स्थिति होती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इज सेड टू द मेटा स्टेबल व्हेन अ मूवमेंट वे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम डज नॉट एक्टिवेट एनी कॉन्ट्रैक्टिंग फैक्टर, ये फोर्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स यहाँ पर देखने में आइदर टू रिटर्न और टू मोर फैक्टर्स अवे फ्रॉम दी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं। हिंट्स हम लोग आते हैं, इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी मेटा स्टेबल व्हेन इट इज न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इफ द स्मॉल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स X greatly reduce the quantity demanded that goods X, ठीक है। प्राइस जब X का कम होता है, प्राइस जो है X का थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो इसके डिमांड में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। तो द डिमांड फॉर X इज, तो X का डिमांड क्या है, ये ऑप्शन ए आपके सामने है, इनकम इलास्टिक है, ऑप्शन बी प्राइस इलास्टिक है, ऑप्शन सी प्राइस इन, ऑप्शन बी जो है इन इलास्टिक है, ऑप्शन सी जो है प्राइस इलास्टिक है, ऑप्शन डी जो है वो यूनिट प्राइस इलास्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 36 में इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये प्राइस से एक्चुअली प्राइस के कारण ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर
ऑप्शन हो जाएगा ये प्राइस इलास्टिक है, यानी कि थोड़ी सी कमी होने के से ही उसके डिमांड में थोड़ी सी प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आने पर प्राइस में और डिमांड जो है वह ज़्यादा घट जा रहा है, तो यहाँ पर ये प्राइस इलास्टिसिटी को इंडिकेट कर रहा है। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी क्या बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड मेजर हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड अ रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस, है ना। यही चीज़ बतलाता है किस तरह से प्राइस के घटने और बढ़ने से डिमांड में क्या असर पड़ रहा है। डिमांडेड फॉर अ गुड्स इज कंसिडर इलास्टिक इफ द क्वांटिटी डिमांडेड रीजन सब स्टेशनरी चेंज इन दी प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको प्राइस इलास्टिसिटी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड मेजर हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने पर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है आपका डिमांड, ये चीज़ बतलाता है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशंस के साथ में बच्चों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, चीज़ों को पढ़ना फिर चीज़ों एक्सप्लेनेशन के साथ में रखना। तो आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अपना सजेशंस आप मुझे ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, आप इसके साथ जुड़ें ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छा आपके लिए कर सकें। आप जब नेट क्वालिफाइड होंगे, लेक्चरर बनेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए भी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है ना। 30 नहीं, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 37। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है। 38 क्या कह रहा है, लो ऑफ इक्वी मार्जिनल क्वांटिटी इज नॉन एज, इक्वी मार्जिनल क्वांटिटीज क्या बतला, ये क्या है, इसको किस और नाम से जानते हैं। तो आते हैं हम लोग ऑप्शन ए में, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन, सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन, सी कह रहा है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मार्शल, सेकेंड लॉ ऑफ मार्शल। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो ये तो जुड़ा हुआ है गॉसेन से, ये तो आपको अपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो इसको आप पकड़ लेंगे। मार्शल का लॉ नहीं है, ये गॉसेन का लॉ है। लेकिन यहाँ आपको ये बात जानना जरूरी होगा कि फर्स्ट लॉ है या सेकेंड लॉ है, तो एग्जैक्टली ये सेकेंड लॉ है, ठीक है ना, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द आइडिया ऑफ द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल वाज फर्स्ट मेंशन्ड बाय H. गोसेन ऑफ जर्मनी। यहाँ जो है इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। हिंस इट इज कॉल्ड गोसेन सेकेंड लॉ, इट वाज लेटर रिफाइंड बाय अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद ही मार्शल ने इसको डिफाइन किया था। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर व्हेन द कंज्यूमर मोर देन वन कमोडिटीज। अब एक कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर एक से ज़्यादा कमोडिटीज़, तो उस समय ये लॉ लागू होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेन। हिंस क्या कह रहा है, दिस लॉ एग्जाम्पल हाउ द कंज्यूमर एक्सपेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन वेरियस कमोडिटीज़, अपने लिमिटेड सीमित आय को जो है कई कमोडिटीज़ पर जब वो एक्सपेंड करते हैं, तब इस तरह का अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए वो मार्जिनल यूटिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ रिटर्न इज टू स्केल इज, लॉ ऑफ रिटर्न इसके बारे में आप पढ़ लोगे, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिटर्न ए कह रहा है अ लॉन्ग रन लॉ, बी अ शॉर्ट रन लॉ, सी जो है क्या कह रहा है, जोग्राफिकल रिप्रेजेंट बाय द ड्राइंग प्रोडक्शन कंजम्पशंस कर्व, या ऑप्शन डी कह रहा है इंक्रीजिंग बिकॉज द इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल ऑनली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न स्केल, यहाँ जो ये जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं करता है, ये इंटरनल इकोनॉमिक्स को भी नहीं बताता है। लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो प्रोडक्शंस को बतलाता है, तो प्रोडक्शंस में भी लॉन्ग रन प्रोडक्शन को, दीर्घकालीन उत्पादन को ही ये इंडिकेट्स करता है, ठीक है। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में।
एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, लॉन्ग रन इज assumed to be long enough to not have any fixed factors. All the factors are variable in the long term. The law of return is scale is applicable in this period and explains the production's behavior when all the factors are available in nature. ठीक है ना, जितने फैक्टर्स अवेलेबल है उसमें लॉन्ग टर्म्स में यानी कि दीर्घकालीन उत्पादन को ये ज़्यादा वैल्यूज देता है। ठीक है ना, इसके हम लोग कुछ कैटेगरियाँ नीचे दिए हुए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो क्या बताता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये बताता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, ये होता है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तो ये 3 फेज में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो कर्व होता है वो इस तरह से प्रोडक्शंस के तरह जाता है, जब वो इंक्रीज करता है, जब वो कांस्टेंट होता है, और वो जब वो डिक्रीज करता है प्रोडक्शंस, तो उस समय किस तरह का बिहेवियर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आज का लास्ट क्वेश्चन, चूँकि हम लोगों ने 2020 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है, शॉर्ट में ज़्यादा लंबा वीडियोज़ ना हो और आपको भी प्रिपरेशन का मौका मिले, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बतला रही हूँ उसको आप मोस्टली ज़रूर कर लेंगे, आपको एग्ज़ाम में उस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थ्योरेटिकली हम लोग अपने कोर्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन डेप्थ में जा कर के किस ऑप्शंस को ज़्यादा टारगेट करना है उसको मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। ठीक है ना, तो आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में। यहाँ बोल रहा है TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑन देयर शेप टू दी, कब वो ऑन अपने शेप में होता है। ठीक है ना, तो आते हैं हम लोग इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछते हैं, लेकिन हाँ कौन कौन सा टॉपिक हमको मेन बेसिकली रूप से ज़्यादा फोकस करके जाना है, पढ़ना तो सारा है लेकिन क्या फोकस करके जाना है उसे हम लोग यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उसे आप लोग भी अच्छे से करेंगे। यहाँ पर आते हैं, पहले हम लोग ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन हो जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है ना, जब वेरिएबल प्रोपोर्शन हो जाता है, ठीक है, तब इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। आते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। ठीक है, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व विल एट फर्स्ट शेप डाउन, पहले वो क्या करता है, डाउन होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन रीच अ मिनिमम पॉइंट एंड रेज अगेन, उसके बाद ही वो क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, इट इज यू शेप बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच एक्सप्लेन दी 3 फेज। यहाँ पर 3 फेज देखने को मिलता है, एक आपका डाउनवर्ड्स, फिर कांस्टेंट, फिर अपवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये यू शेप को बता रहा है, 3 शेप ऑफ द कर्व इंक्रीजिंग रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर्स विच cause एवरेज कॉस्ट टू फेल फॉलोइंग बाय कांस्टेंट रिटर्न, जैसे कि वो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, और फिर कांस्टेंट वाला कंडीशंस को फॉलो करता है, कांस्टेंट रिटर्न विच इज फॉलोइंग बाय डिमिनिशिंग। ओके, और फिर उसके बाद ये क्या जाता है, ये उसके बाद विच काउज कॉस्ट टू रेज। ठीक है, तो ये यू शेप में आकर के दिखता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से तरीका से। हिंस हम लोग देख लेते हैं, दी कर्व हैज़ 3 फेज, ये 3 फेज में ये हिंस को आप लोग देख लेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपका आज का सीरीज़ है 20 क्वेश्चंस का। आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कीजिए, अपने तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने क्वेश्चंस रखने का प्रयास करूँगी। अपना तैयारी जो है आप अच्छे ढंग से करेंगे। तो इसी के साथ ही आप लोगों से ये बात कहते हुए कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उनको भी, अपना फ्रेंड भी अगर कुछ अच्छा करता है तो हमें अच्छा लगता है, तो उन्हें भी आप इस वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियोस को लाइक करें। अपना कमेंट्स में इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ
अपना कमेंट्स आप ज़रूर से ज़रूर मुझे सेंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका नेक्स्ट और 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले करके आऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।